आधुनिक भारत एक ऐसी तस्वीर है जो कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। तो आज हम उन्हीं टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ अहम कानून, कुछ असरदार आवाजें और कुछ बेहद निर्णायक मौकों ने मिलकर उस भारत को शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उस कानूनी ढांचे से, फिर राष्ट्र की आवाज़ें बुलंद करने वाले नेताओं और लेखकों तक पहुंचेंगे। इसके बाद उन मुश्किल हालातों को समझेंगे जिन्होंने देश को बदला, और आखिर में देखेंगे कि भारत ने दुनिया में अपनी क्या जगह बनाई। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। वो कानूनी ढांचा जो ब्रिटिश राज के दौरान बना, एक ऐसा ढांचा जिसने आने वाले भारत के लिए मौके भी बनाए और मुश्किलें भी खड़ी की। ये सवाल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब अंग्रेजों ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जिन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे पावर मतलब सत्ता बहुत धीरे धीरे और काफी विवादों के साथ ट्रांसफर हो रही थी। शुरुआत होती है 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने से। फिर आता है 1909 का वो एक्ट जिसने मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल बना दिया। ये एक ऐसा कदम था जिस पर बहुत बहस हुई। इसके बाद 1919 में द्वैध शासन या डायार्की सिस्टम आया, मतलब प्रांतों में दोहरी सरकार, कुछ चीजें भारतीयों के हाथ में तो कुछ अंग्रेजों के। और फिर आखिरकार 1935 में जाकर प्रांतों को थोड़ी बहुत आज़ादी मिली, वो भी नाम की ही। और इसी पर ये देखिए सरदार पटेल का क्या कहना था। उन्होंने 1909 के अलग निर्वाचक मंडल का जबरदस्त विरोध किया। वो इसे साफ साफ एक शरारत कहते थे, एक ऐसा बीज जो देश में फूट डालने के लिए बोया गया था। तो एक तरफ तो अंग्रेज अपने कानून बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत की अपनी आवाज़ें भी उठ रही थीं। ये उन दूरदर्शी लोगों की आवाज़ें थीं जो एक बिल्कुल नए भारत का सपना देख रहे थे। यहाँ पर आकर ना एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद सामने आता है भारत के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी का जोर था छोटे कुटीर उद्योगों पर। वो गांव को तरक्की का केंद्र बनाना चाहते थे। वहीं नेहरू का मानना था कि असली प्रगति भारी औद्योगिकीकरण से ही आएगी, मतलब बड़े बड़े कारखानों से। ये बहस आज़ाद भारत की आर्थिक नीति की बुनियाद बनने वाली थी। ये जो पुराने और नए के बीच का टकराव था ना, ये कभी कभी बहुत छोटी छोटी सांकेतिक चीज़ों में भी दिखाई देता था। सोचिए, 1946 में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय स्पीकर ने अंग्रेजों की भारी भरकम विग पहनने से मना कर दिया, और वजह क्या बताई कि यहाँ बहुत गर्मी है। ये एक छोटा सा मजाकिया जवाब था, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। ये गुलामी की निशानियों को छोड़ने का एक ऐलान था। अब देखिए, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ भाषणों और प्रदर्शनों से नहीं लड़ी गई, इसे कलम की ताकत ने भी हवा दी। किताबों, कविताओं और गीतों ने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। सबसे ज्यादा असरदार किताबों में से एक, हिंद स्वराज, किसी शांत कमरे में नहीं बल्कि एक चलते हुए जहाज पर लिखी गई थी। 1909 में गांधी जी ने इस किताब में आधुनिक सभ्यता की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसमें अपने स्वराज का पूरा दर्शन समझाया। किताब इतनी क्रांतिकारी थी कि ब्रिटिश सरकार ने आते ही इसे बैन कर दिया। लेकिन बैन होने से इसका असर कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। उन्होंने ब्रिटिश संसद की तुलना एक बांझ औरत और वेश्या से की। ये शब्द सुनने में बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन इसके जरिए वो ये कहना चाहते थे कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो दूसरों के इशारे पर चलती है और खुद कुछ भी पैदा नहीं कर सकती। इसके बाद आता है आनंद मठ, एक ऐसा उपन्यास जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल तक कहा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह की कहानी के जरिए राष्ट्रभक्ति की आग जला दी, और इसी किताब से हमें मिला वो नारा, वो गीत जो आज़ादी के दीवानों की जुबान पर चढ़ गया, वंदे मातरम। चलिए अब उन मुश्किल दौरों की बात करते हैं जिन्होंने इस देश को तपाकर एक नया रूप दिया। भारत के निर्माण का रास्ता अकालों, संघर्षों और बड़ी सामाजिक उथल-पुथल से होकर गुजरा। ये आंकड़ा देखिए, 30 लाख लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1943 के बंगाल अकाल की भयावहता को दिखाता है, जो उस दौर की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। और बंगाल से पहले भी 1866-67 में उड़ीसा में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसे विपदा का सागर कहा गया। ये इतना विनाशकारी था कि ब्रिटिश सरकार को इसकी जांच के लिए जॉर्ज कैम्बल कमीशन बनाना पड़ा।
और फिर आता है ऑपरेशन पोलो। देखिए, आज़ादी के बाद भी एक बड़ी चुनौती थी रियासतों को भारत में मिलाना। हैदराबाद के निज़ाम शामिल होने को तैयार नहीं थे। तो बस 5 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने एक तेज कार्रवाई की और नतीजा, निज़ाम की सेना ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। ये देश को एक करने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो जब देश की सीमाएं तय हो गईं, तब सवाल उठा कि दुनिया में भारत की जगह क्या होगी। उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर के कारण 2 हिस्सों में बंटी हुई थी और भारत को अपना एक नया रास्ता बनाना था। और वो रास्ता था गुटनिरपेक्षता का। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के कई और देशों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाया। मतलब, ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे, ना सोवियत संघ के। हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे और शांति की बात करेंगे। और देश के अंदर आर्थिक मोर्चे पर भी एक बीच का रास्ता चुना गया, जिसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कुछ उद्योग सरकार चलाएगी और कुछ निजी हाथों में होंगे। ये देश के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए एक सोचा समझा मॉडल था। तो हमने देखा कि कैसे कानूनों से लेकर नेताओं की सोच, क्रांतिकारी कविताओं से लेकर भयानक अकालों तक हर चीज ने मिलकर आधुनिक भारत की ये तस्वीर बनाई है। ये सब अलग अलग टुकड़े हैं जो एक साथ जुड़कर एक कहानी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास के इन पन्नों में से वो कौन सा टुकड़ा है जिसकी छाप आज भी सबसे गहरी है और जो आने वाले कल को भी शक्ल देगा।